सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे कि किस तरह से पृष्ठभूमि तैयार होती है गोलमेज सम्मेलन जाने के लिए। बाबा साहब यहाँ पर एक ऐसे सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अध्यक्ष के रूप में 8 अगस्त 1930 को, जिसमें गोलमेज सम्मेलन में किन बिंदुओं पर बात रखनी है, किन बिंदुओं पर हमें गोलमेज सम्मेलन में अपने प्रतिनिधित्व की बात करनी है, अपने समाज की बात रखनी है। तो आज इस बात पर बहुत फोकस करते हैं। बाबा साहब का जो स्पीच हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब के ही शब्दों में, तो उसमें बाबा साहब दलितों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं और क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन में, ये खुलकर यहाँ पर आज के सम्मेलन में बताते हैं अपने स्पीच में। तो सम्मानित साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि दलितों की सुरक्षा के लिए बाबा साहब ने कौन से कदम उठाए गोलमेज सम्मेलन में, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसलिए खास होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से डॉक्टर अंबेडकर संदेश का आज का विषय है अखंड भारत हमारा ध्येय है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 196 से 200 तक आप भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। छठा भाग के रूप में लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 8 अगस्त 1930 के दिन अध्यक्ष पद से डॉक्टर बाबा साहब ने जो भाषण दिया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सज्जनों, दलित वर्ग के लिए सुरक्षा की व्यवस्था हमें करनी है गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से। इसीलिए मुझे साफ साफ बताना होगा कि सामाजिक समस्याएं भारतीय स्वराज के रास्ते में रोड़े बनती हैं। ऐसा हमें भले नहीं लगता, लेकिन भारत की राजनीतिक पुनर्रचना करते समय दुर्बल सामाजिक घटकों को दुख की खाई में ढकेला न जाए, इसके लिए भारत के संविधान जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक संतुलन अमल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो राय व्यक्त की जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। केवल दलित वर्ग के संदर्भ में कहें तो ये सोचा जाए कि ये समस्या किस तरह से अच्छे तरीके से हल की जा सकती है। इस बारे में उहापोह करने की मेरी मंशा है। कुछ राजनीतिज्ञों के अनुसार इस सवाल को हल करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे और जो उपाय किए जाएंगे उन्हें स्वयं शासित भारत के संविधान में समाविष्ट किया जाए। ये भी मानते हैं। राजनीति के इन विशेषज्ञों ने महायुद्ध के बाद अस्तित्व में आए और मेरे भाषण के पहले हिस्से में जिसका जिक्र किया था, उन राष्ट्रों के साथ घटी घटनाओं का अध्ययन करने के पश्चात राह ढूंढने की कोशिश करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारत की स्थिति इन राष्ट्रों की स्थिति से मिलती जुलती है। इन राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है और इसे अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार कहा गया है। बाबा साहब यहाँ पर जो राष्ट्रों की बात कर रहे हैं, पहले भाग में इसी विषय के अंतर्गत जो पहला भाग बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हुए थे, तो उसमें बाबा साहब कई देशों का जिक्र करते हैं। विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में जो हुआ, उसके बाद छोटे छोटे देश अस्तित्व में आए, जैसे चेकोस्लोवाकिया का नाम यहाँ पर सम्मिलित है। तो इस तरह का छोटे छोटे देश, एस्टोनिया, ये छोटे छोटे देश वहाँ पे सम्मिलित हुए और उन देशों की जो हालत है और भारत की जो स्थिति है वो लगभग एक ही जैसी है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और ऐसे में जब उन देशों ने अपने आप को पुनर्स्थापित कर लिया है, तो ऐसे में भारत भी स्वयं शासित राष्ट्र के रूप में अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकता है। इस विश्वास पर अडिग हैं बाबा साहब। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि और इसे अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार कहा गया है। नेहरू कमेटी ने भी बहुजन वर्ग की सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर इस योजना को अपनी रिपोर्ट में मान्यता प्रदान की है, लेकिन इस प्रकार की योजना से आप ठगे जाओगे, इस बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूं।
भारत के राजनीतिज्ञों का और अधिकारों के नाम से जानी जाने वाली संविधान की धारा में बेहद विश्वास है और अंग्रेजों के आक्रमण के विरोध में ये जिस प्रकार अपने लिए इन मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उसी तरह अपने वर्ग के लोगों द्वारा होने वाले आपाधापी के खिलाफ अल्पसंख्यकों को भी उसी प्रकार के अधिकार देने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार के इंतजामों वाली योजनाओं का हमें विकार करना चाहिए। इस प्रकार की योजनाएं भले स्वागत योग्य लगें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिया गया कोई विश्वास, फिर भले वह कितना भी व्यापक क्यों ना हो, उसका आशय और अनुसंधान के नज़रिए से उसकी व्याख्या कितनी भी स्पष्ट क्यों ना हो, वह उन हकों के उपभोग की गारंटी नहीं दिला सकते। अधिकारों की केवल उद्घोषणा करने भर से कुछ नहीं होता। भौतिक अधिकार यदि छीन लिए जाते हैं या उनका हनन होता है तो उसके विरुद्ध में या भी न छीने जाएं, इसका ठोस उपाय किए जाने की व्यवस्था, प्रावधानों के गैर मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं या रह पाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। 1914 के महायुद्ध के बाद पैदा हुए और उनकी जिनका मैंने पहले ही जिक्र किया, उन राष्ट्रों के संविधान में ऐसी योजना की गई है कि अल्पसंख्यकों को अगर लगे कि अपने मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण हुआ है या उन अधिकारों का सत्ताधारी बहुसंख्यकों की ओर से अतिक्रमण हुआ है, तो वे राष्ट्र संघ से शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्र संघ में इस कार्य के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई है जो इस तरह की अपीलों का सोच विचार कर बाद में निर्णय करती है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसके खिलाफ किसी तरह के उपायों का प्रावधान क्या नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट में चूंकि ऐसा प्रावधान नहीं है, और इसलिए बाबा साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ कि इस तरह की रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जा रही है वो एक तरह से जैसे दलितों को, अस्पृश्यों को फंसाने जैसी स्थिति यहाँ पर है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बाबा साहब कहते हैं, मुझे तो ऐसा उपाय किया हुआ उस रिपोर्ट में दिखाई नहीं दिया, इसीलिए नेहरू कमेटी सुरक्षा संबंधी उपायों की गारंटी महज एक धोखा है। नेहरू योजना में अगर इस प्रकार राष्ट्र संघ में अपील करने का प्रबंध होता, तब मैं आपको यही सलाह देता कि आप इस योजना को स्वीकार न करें। गवर्नर सराय अथवा राष्ट्र संघ के पास अपील करने का हक होना, यानी बहुजन वर्ग के बागार में एक हथियार का इजाफा होना है और उम्मीद करने लायक ये मामला है, लेकिन ये हथियार भी असरदार साबित नहीं हो सकता। आपके हित संबंधों की रक्षा करने की सबसे बड़ी गारंटी तभी हो सकती है जब सत्ता आपके हाथ में आए। बहुत बड़ी बात यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके हित सुरक्षित रहें, तो गारंटी, अगर आप चाहते हैं कि आपके हितों की सुरक्षा हो और इसकी गारंटी हो, तो गारंटी ये तभी संभव होगा जब सत्ता आपके हाथ में होगी। और इसलिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब के स्पीच से हमें लगातार संदेश मिलता है कि हमें अपनी सत्ता स्वयं स्थापित करनी होगी। और यही कारण है कि बाबा साहब का जो अधूरा मिशन है वो ये भी है कि भारत को हम बौद्धमय शासन सत्ता स्थापित करें भारत के अंदर। ऐसा बाबा साहब का सपना था। आगे बात करते हैं, क्योंकि उसके कारण आपके हितों के लिए बाधाजनक कार्य करने वालों को आप सजा दे सकते हैं। जब आप सत्ता में होंगे तो ऐसे लोगों को सजा दे पाएंगे। इतना ही नहीं, आगे भी जिन वाचक हानिकारक कामों की संभावना हो उन पर रोक लगाने के लिए भी ठोस इंतजाम किया जा सकता है। गवर्नर हो या वायसराय हो अथवा राष्ट्र संघ हो, किसी तीसरे के हाथ में ये सत्ता देकर इसे हल नहीं किया जा सकता। जिसके हाथ में हम ये अधिकार सौंपेंगे, उससे हस्तक्षेप, बीच बचाव करने की मांग करने पर अगर वह साफ इनकार कर दे तो हमें इस अधिकार का क्या फ़ायदा होगा। अपनी हित रक्षा के लिए हमें भावी स्वयं शासित भारत के कार्यमंडल पर कब्जा पाना ही एकमात्र कारगर उपाय होगा। ऐसा मुझे लगता है। देश के विधिमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने से ही ये संभव हो सकता है। सिर्फ इसी एक साधन के सहारे सत्ताधारियों की रोजमर्रा की हरकतों पर हम नज़र रख सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अगर विधिमंडल में, यानी कि संसद में भी हमें प्रतिनिधित्व मिले, तो हम उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों, कानून निर्माण में नज़र रख सकते हैं और हम अपने हितों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण होना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि हमारा समाज भी वहाँ पर रह सके, प्रतिनिधित्व दे सके।
अगर आपको और कोई सुरक्षा के उपाय और गारंटी मिल रही है तो उसे भी ले लीजिए, उससे आपकी सुरक्षा के साधनों में इजाफा होगा। लेकिन ठीक ठीक योग्य प्रतिनिधित्व के बदले आप किसी अन्य बात को न स्वीकारें और आपको निश्चित प्रतिनिधित्व दिए बगैर अगर वर्तमान संविधान में बदलाव लाने की कोशिश की गई तो उसे नकारना, उसे न मानना पूरी तरह आपके अधिकार की बात है। निश्चित प्रतिनिधित्व शब्द आज हर अल्पसंख्यक जनजातियों के मुंह से सुनाई देता है। इस मामले में सही आंकड़ा देना बेहद कठिन है। इस कारण यह हास्य व्यंग मजे का विषय होकर रह गया है। इसीलिए आपको अगर अपनी मांगे सामने रखनी हो तो उस शब्द का निश्चित अर्थ हमें ठोस संख्या और आंकड़े के रूप में तैयार करना होगा। वर्तमान पार्टी के खेमे में प्रचलित राय के अनुसार जरूरी प्रतिनिधित्व का मतलब जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व इस प्रकार लिया जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि हमें जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मेरी राय में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के बारे में ये बिल्कुल गणितीय बुद्धि की सोच, अपरिपक्व और मूर्खता भरी कल्पना है। भारत के बहुसंख्यकों के मन में अल्पसंख्यकों के लिए जो अनुदारता की भावना है उसी की यह प्रतिक्रिया है। अपने जाति बांधवों से तथा उनके सामाजिक दर्जे से जितनी ताकत मिल सकती है वह शक्ति इन अल्पसंख्यकों के पास है, लेकिन वह बहुत ही कम है। इसका एहसास होने के कारण ही ये जातियां अपनी सुरक्षा के लिए उसमें बढ़ोतरी होने की मांग कर रही हैं। इस तरह के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी के बगैर सरकारी सत्ता से सुसज्ज बहुसंख्यकों का सामना करने के लिए वे पूरी तरह समर्थ हैं, ऐसा उन्हें नहीं लगता। इस नज़रिए से देखें तो अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो जगहें मिलनी हैं उनमें बढ़ोतरी करने से ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है, ऐसा लगेगा। ये अगर सच है तो फिर कोई ये पूछ सकता है कि अल्पसंख्यक जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व की जगह दी जाएं तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम पूरा हुआ, ऐसा कैसे माना जा सकता है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भाषा का इस्तेमाल कर उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही रखना, ये दो बातें परस्पर विरोधी हैं। अल्पसंख्यकों को उस अनुपात में विधिमंडल में प्रतिनिधित्व देना तय करवाने का मतलब है कि आज समाज में जो हाल है उसी की एक छोटी प्रतिकृति संसद में बना लेनी होगी। इसी तरह की योजना के समाज का बलाबल ठीक रखता है, संतुलन बना रहता है, समाज की मौजूदा हालत को बरकरार रखती है। इसीलिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नज़रिए से सही ढंग से सुधार लाने हों तो सामाजिक शक्तियों के संतुलन में अल्पसंख्यकों के लिए सुविधाजनक हो, इससे सामाजिक बदलाव किया जाए और ये जनसंख्या के अनुपात से अतिरिक्त तराजू की तरह पलड़ा बहुसंख्यक की ओर न झुक जाए। इसके लिए पाषाण की जगह अल्पसंख्यकों को देकर ही उसे साध्य किया जा सकता है। 10वां पॉइंट यहाँ पर है, सभी अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात से अतिरिक्त पाषाण पलड़ा स्थिर रहने की जगह देना आवश्यक है। ये बात मान भले ही ली गई हो, लेकिन इस पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करने के बारे में एक मत हुआ है, ऐसा नहीं लगता। इस नाप तौल पाषाण की शक्ति से क्या पाया जा सकता है, इसके बारे में ठीक ठीक जानकारी न होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। वरना इन अतिरिक्त जगहों के अलावा अल्पसंख्यकों की शक्ति उनकी सुरक्षा के लिए बेहद कम साबित होगी। इसीलिए शक्ति की जो आपूर्ति करनी है वह हालिया अनुपात कम है, इसके नाप तौल के आधार से बढ़ाई जानी चाहिए। जिनके हाथ में कम शक्ति हो उन्हें उसकी अधिक आपूर्ति की जानी चाहिए। किसी के हाथ में ज़रूरत से अधिक शक्ति हो तो उसे निकाल लेनी होगी। यही बात अलग शब्दों में करनी हो तो सभी अल्पसंख्यक समुदायों को पाषाण या स्थिर पलड़े की ये नहीं मिलेगी। उनके सामाजिक दर्जे के अनुसार उन्हें मिलने वाली जगहों की बदलती रहेगी। किसी अल्पसंख्यक समुदाय का सामाजिक दर्जा भले निम्न हो, ऐसा भी संभव है कि उसे ज़्यादा जगह मिले, और जिन लोगों का दर्जा प्रतिष्ठित भारत में हो उन्हें कम जगह मिले। दुर्योग से कुछ अल्पसंख्यकों की मानसिकता ऐसी है कि वे अपने सामाजिक दर्जे के बल पर खुद को हमेशा अन्यों की तुलना में उच्च ही पद पर बैठाना चाहते हैं और प्रतिनिधित्व की अधिक से अधिक जगह हड़पना चाहते हैं, और वह भी इसलिए कि उनका सामाजिक दर्जा हैसियत जो है वो ऊंचा है। मैंने पहले ही बताया है कि पाषाण की अतिरिक्त जगह देने के पीछे उद्देश्य यही है कि गुफानी हवाओं में थर-थर कांपने वाले मेमने को ठंड से सुरक्षा प्रदान की जाए, और इसीलिए ऊपर बताई गई विपरीत मानसिकता का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे देश के हित को और अन्य अल्पसंख्यकों के हित को भी नुकसान पहुंचने की संभावना पैदा होती है।
सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने बताया किस तरह से कि दलितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। आने वाले समय में गोलमेज सम्मेलन में ये बात बाबा साहब रखने वाले हैं। तो आज के सम्मेलन में स्पष्ट तौर पर बाबा साहब ने अपने ही शब्दों में इस बात को बताया कि किस तरह से हमें अपने पक्ष को मजबूती के साथ गोलमेज सम्मेलन में रखना है। आगे हम निश्चित रूप से, अभी चूंकि बाबा साहब का स्पीच अधूरा है और आगे का स्पीच क्या कुछ है वो लेकर हम जरूर उपस्थित होंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे यही निवेदन है। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिक सेंटर बनाने की है, जिस पर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई और इस समय कुछ इस तरह का भवन वैचारिक सेंटर का निर्माण कार्य जारी है। यदि आप भी चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक निर्माण में आपका भी बहुमूल्य योगदान हो तो निश्चित रूप से आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर कर सकते हैं। अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके समक्ष प्रदर्शित है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलन कर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुत कर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।